साथियों, आप सभी का विज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की या पॉलिटी की कहें, जिसका शीर्षक है सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2। पार्ट 1 जो है क्लास 6 की है और 7th की जो है वो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 है। तो यहाँ पर इसका जो अध्याय 5 है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिसका शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। तथा इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय जो हैं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में या चैप्टर में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे एक स्कूल में टीचर के द्वारा बच्चों को एक कार्य दिया गया कि आप निम्न चित्रों को बनाइए। इसमें किसान है, एक मिल मजदूर, एक नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, एक शिक्षक। यहाँ पर लिंग नहीं दिया गया है कि आप महिला किसान बनाइए या महिला मजदूर बनाइए। यहाँ बस बताया गया कि आप एक किसान, मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, शिक्षक, इसके चित्र आप यहाँ पर चिपका के लेके आइए। तो क्लास के बच्चों ने ये काम किया। अब देखते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक डेटा है जो हमारे काम में आ सकता है कहीं पर भी निबंध इत्यादि लिखने में। ये आपका 61वां नेशनल सर्वे सिंपल सर्वे 2004-5 का आंकड़ा है, जिससे हमें एक जो है आंकड़ा पता चल जाता है या कह सकते हैं एक आकलन होता है कि किस प्रकार से भारत में कृषि में महिलाओं की स्थिति है। तो भारत में 83.6% महिलाएं जो है वो खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम एक किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष किसान के बारे में, हमारे मन में जो एक चित्र बनता है या उभरता है वो एक पुरुष किसान का ही उभरता है, ना कि महिला किसान का। तो जो क्लास थी जिसकी टीचर रोजी मैडम थी, उनकी कक्षा में 30 बच्चे थे जिनको उन्होंने ये काम दिया था कि आप शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट के चित्र जो है चिपका करके लेके आइए। तो यहाँ पर सारे बच्चों ने लेकर आया। तो इसमें आप देखें तो शिक्षक के जो चित्र थे, शिक्षक के चित्र में जो पुरुष चित्र थे वो 5 थे, मतलब बच्चों ने, और महिला चित्र जो थे 25। तो ये इससे समझ में आता है कि हम जब शिक्षक के रूप में देखते हैं तो उसमें प्रायोरिटी किसको होती है? महिला की। तो महिला को शिक्षक के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से किसान के रूप में, तो किसान के रूप में जो पुरुष चित्र थे वो 30 थे, जबकि महिला किसान के रूप में एक भी चित्र नहीं थे। तो जब हम किसान के रूप में इस समाज में देखते हैं तो वो पुरुष किसान के रूप में ही उभर करके आता है। मिल मजदूर के तौर पर तो यहाँ पर 25 पुरुष के रूप में थे और 5 महिला के रूप में, क्योंकि 30 बच्चे ही हैं। इस प्रकार से मिल मजदूर के रूप में भी क्या है, पुरुष को ही प्राथमिकता या प्रायोरिटी है। नर्स के रूप में पुरुष चित्र यहाँ पे 0 थे और सभी बच्चों ने नर्स के रूप में महिलाओं को ही चित्रित किया। वहीं वैज्ञानिक के रूप में 25 पुरुष और 5 महिलाएं, पायलट के तौर पे 27 पुरुष और 3 महिलाएं। अब इससे समझ में क्या आया? ये जो कार्यकलाप कराया गया या ये एक्टिविटी से कराई गई, इससे समझ में क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकला वो भी देखते हैं। तो कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं, जैसे कि नर्स के रूप में। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस तरह की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लें। यह समझना आवश्यक है
आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों या जो प्रेशर होता है उसका सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। जैसे कि बचपन में कई बच्चों को रोने पर जो है चिढ़ाया जाता है, दूसरे सामने यदि वो रो देते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है कि क्यों लड़कियों की वजह से रो रहे हो। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रेशर ही होता है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि एक महिला का उदाहरण लेंगे, किस प्रकार से उसने ये जो समाज की रूढ़िवादी है कि महिलाओं को पर्टिकुलर काम ही करना चाहिए, उसको किस प्रकार से इन्होंने तोड़ा, यह कहानी यहाँ देखते हैं। तो रेल का इंजन जो है आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं तथा लक्ष्मी के माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा जो है एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठे और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हो गए। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके ही रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तो यह भी माना जाता है कि उसको लड़के ही करते हैं। जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण या लक्ष्मी का दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक इनका कहना है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं परिवर्तन के लिए सीखने से संदर्भ में। तो जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण पहले देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से महिला और पुरुष में डिफरेंस किया जाता है कि किसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जेवियर जो है, जो कि एक लड़का है, अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। इनकी माता ने कहा कि हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। इस पर जेवियर कहता है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। इस पर इनके पिता कहते हैं कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मिलेगा, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो जेवियर कहता है कि पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तो इनकी और इसके साथ ही इनकी जो माँ है वो कहती हैं कि समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि किस प्रकार से एक प्रेशर कार्य करता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे परिवर्तन के लिए सीखना के संदर्भ में। तो स्कूल जाना आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में, पहले के समय में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति जो है और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी अर्थात वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी जिससे बर्तन बनता था, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो कुम्हार के रूप में केवल पुरुषों को ही प्राथमिकता थी, या कह सकते हैं पुरुषों की ही अनुमति थी। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।
तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने भी पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। हम राम सुंदरी देवी, जिनका जन्म 1800 में होता है और इनकी मृत्यु 1890 में होती, इनका अनुभव यदि पढ़ें तो जो कि 200 वर्ष पूर्व पूर्वी पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी पुस्तक जो आत्मकथा थी उसका नाम रहा है आमार जीबन। आमार जीबन, यह महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रखिएगा कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है यह आमार जीबन, जो कि रामसुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई। रामसुंदरी देवी एक धर्मांध जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ी लिखी में लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद रामसुंदरी देवी ने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। यदि इनके अनुभव को पढ़ें, इन्हीं के शब्दों में इनका कहना था कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन्हें दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी जो इनकी पढ़ने के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो रही थी। इनका जो विरोध था स्वयं के कि मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत जो कि एक संत हैं, इनका जीवन पढ़ रही थी, जो पुस्तक है वह पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैं अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया जो ताड़ का पत्ता था। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने के लिए कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। रामसुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ये इनका नाम है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में और लेडी लैंड का उनका सपना। तो इनके भी संघर्ष को देखते हैं। रुकैया सखावत हुसैन जो कि 1880 में पैदा होती हैं और 1932 में इनकी मृत्यु होती है। ये एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यप उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया सखावत हुसैन ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब वह केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना, सुल्तानाज ड्रीम। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कार्य चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? सुल्तानाज ड्रीम। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार्य चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी।
1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं रमाबाई का। रमाबाई जिनका जन्म जो है 1858 में होता है और मृत्यु 1922 में। यहाँ पर ये इनकी एक फ़ोटो है जो कि अपनी बेटी के साथ है। रमाबाई जो है ये महिला शिक्षा की योद्धा और मानी जाती हैं, जो स्वयं कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इन्हें पंडिता की जो उपाधि दी गई इसलिए दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों का तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक चित्र है जो कि ये इनके छापे खाने का ही चित्र है। आगे चलते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि जो इनको शिक्षा दी जाती है इससे फ़ायदा क्या है। तो शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। आगे देखें तो यहाँ पर हमने रमा सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के बारे में देखा। तो रमा सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भी भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां मतलब उस समय के सिचुएशन के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षा की सुविधाओं या शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में एक चुनौती है। आगे बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय के बारे में। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यह एक चीज़ फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य, इसका गोल नंबर जो 4 है, इसमें 17 गोलों की बात की गई। तो गोल नंबर 4 ये क्या किससे संबंधित है? तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। अब बात करते हैं यहाँ पर तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। यदि 1961 की जनगणना की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को लिया गया। इनका 40% जो है वो शिक्षित था। मतलब 1961 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 40% थी, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। यदि आप वर्तमान के 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82% है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। मतलब महिला साक्षरता दर कितनी है? 65% है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं पुरुषों का जो रेशियो है या दर है वो 82% है और महिलाओं के 65%। तो अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का परसेंट अधिक है। इनके बीच का अंतर जो है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर नीचे दी गई एक तालिका दी गई जिसमें विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लड़के और लड़कियाँ इनमें शामिल हैं। तो यहाँ पर ये 2014-15 का आंकड़ा है जो स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट रेट है। ये परसेंटेज में है। यहाँ पे देखें यदि तो प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो इसमें सब कैटेगरी, मतलब इसमें सारी कैटेगरी के हैं, जनरल, OBC, SC, ST जो भी कैटेगरी हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर जो लड़कों का जो ड्रॉप रेट है वो कितना है? 4.36, लड़कियों का 3.88 और टोटल देखें तो 4.13। वहीं पर यदि आप SC कैटेगरी के लड़कों की बात करें तो ड्रॉप रेट कितना? 4.71 और लड़कियों का 4.2 है। टोटल में यहाँ पे जो कुल वाला है वहाँ से ज़्यादा है।
वहीं एसटी में देखें तो लड़कों का ड्रॉप रेट कितना हो जाता है 7.02 और लड़कियों का 6.84, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में जो लड़कों का टोटल कैटेगरी में जो ड्रॉप रेट है 3.49, लड़कियों का 4.6 है और टोटल इनका जो है 4.03 है। वहीं आप एससी कैटेगरी में देखेंगे तो लड़कों का जो ड्रॉप रेट है वो 5% है और लड़कियों का 6% है। वहीं पर एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो लड़कों का ड्रॉप रेट है कक्षा 6 से 8 में ये 8.48 है और लड़कियों का 8.71 है। वहीं माध्यमिक कक्षा अर्थात कक्षा 9 से लेकर के 10 तक में देखें तो टोटल हर कैटेगरी के बच्चों का जो सम वाला है, इसमें लड़कों का जो ड्रॉप रेट है वो कितना है 17.21, लड़कियों का 16.88। वहीं एससी कैटेगरी में देखें तो लड़कों का जो ड्रॉप रेट है कितना है 19.64 और लड़कियों का कितना है ये 19.05 है। वहीं एसटी कैटेगरी में लड़कों का जो ड्रॉप रेट है माध्यमिक शिक्षा में वो 24.94 है, वहीं लड़कियों का 24.4 है। तो यहाँ पर हमने ये तालिका को देखा तो संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर जो है यहाँ पर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय ही बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं और न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है, मतलब लड़कियों की शिक्षा छुड़वा दी जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। जैसा कि जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एससी कैटेगरी के थे उनके साथ जो बर्ताव उनके स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों के द्वारा किया जाता था उसके बारे में वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे देखें तो यहाँ पर ये जो आपका आंकड़ा बताया गया है ड्रॉप आउट का, यहाँ पर टोटल का है। तो लड़कों का जो है मतलब टोटल मिला के लड़के लड़कियों का ये 4.36 है और यदि अनुसूचित जनजाति के लड़के हैं तो उनका ड्रॉप रेट कितना हो गया 7.02। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एक अभियान चलाया गया था लड़कियों के संबंध में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका जनवरी 2015 में चलाया गया था। यहाँ पे 2014 लिखा हुआ जो कि गलत है, 2015 में चलाया गया था और हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग महिला आंदोलन की बात कर लेते हैं। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, सिद्ध हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। अब इनमें से इनकी जो कुछ रणनीतियों की जो झलक है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसी के तहत जो रणनीति होती है अभियान की, तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप ही नए कानून भी बने हैं। जैसे सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी प्रकार से महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर, जो वर्किंग प्लेस है, तो कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा
दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। यहाँ पर दहेज का ही एक उदाहरण है, सत्य रानी जिनके यहाँ पे ये फोटो है। तो सत्य रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य रही हैं। ये दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर यहाँ पर ये बैठी हुई हैं। आगे इसी रणनीति का एक और चरण होता है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलनों का एक प्रमुख कार्य है। इसमें गीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, और जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। मतलब ये जो जागरूकता बढ़ाने वाला रणनीति होती है। इसके अलावा एक और रणनीति होती है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति के द्वारा, तो महिला उस कानून या नीति का महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि जो हैं ये बहुत असरकार तरीके होते हैं। इसके अलावा बंधुत्व व्यक्त करना भी एक रणनीति है महिला आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। बंधुत्व व्यक्त करने से मतलब क्या है कि जो समस्याएं भारत में वही समस्याएं हो सकता है महिलाओं से पाकिस्तान में भी होंगी या किसी अन्य कंट्री में होगी। तो ये चूँकि सारी महिलाएं जो हैं वो किसी भी देश या परिवेश की हों, उनकी समस्याएं समान है, तो वो एक ही स्तर पर आ जाती है, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म पर वो आ जाती हैं। तो यही इनका बंधुता है। जैसे 8 मार्च जो होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो यहाँ पर ये किस देश की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी एक एग्जाम्पल है कि हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर जो है भारत पाकिस्तान की, इस सीमा पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग होते हैं। यहाँ ऊपर की जो तस्वीर दिखाई गई है, इसमें भारत व पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये चैप्टर जो है कंप्लीट किया। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूढ़वादी धारणा का मतलब क्या होता है। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़वादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे कि महिलाएं केवल शिक्षक ही हो सकती हैं या नर्स ही हो सकती हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़वादी धारणा है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का या लड़की होना था। यदि लड़का है तो उसे मैथ पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए। रूढ़वादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती हैं। मतलब उसकी व्यक्तिगत क्या विशेषता है, इसको ना देख करके उसके लैंगिक आधार पर हम लोग उसको जज करते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो उदाहरण था। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तो हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक व मौखिक हरकतें करने से संबंधित है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।